प्यारे बच्चों, हम देखते हैं सभी देशों के अंदर आज डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी लगभग 100 साल के अंदर ही आई है। 100-200 साल पहले डेमोक्रेसी वर्ड को कोई नहीं जानता था। और ये डेमोक्रेसी जो अभी हम जिस सिस्टम के अंदर हम अभी जी रहे हैं, वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मान्यता देते हैं और फॉलो करते हैं, वह डेमोक्रेसी का उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से डेमोक्रेसी आई। चलिए अब हम ये देखते हैं इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ हम इसकी प्रस्तावना देखते हैं। 1848 में यहाँ पर एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो एक पेंटिंग बनाते हैं और उस पेंटिंग की 4 सीरीज वो प्रकाशित करते हैं, जिसका आपके यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर पहले ही पेज पर यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन, ए प्रिंटेड प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। तो ये अब इस पेंटिंग को गौर से देखिए और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो जो ये 4 पेंटिंग्स की जो सीरीज बनाते हैं, इसमें उन्होंने अपना एक ड्रीम शो किया, जिसके अंदर के उन्होंने बताया कि एक ऐसा वर्ल्ड होगा जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक से बना होगा, यानी कि जिसके अंदर सारी कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक हो चुकी होंगी, सोशलिस्ट हो चुकी होंगी और रिपब्लिक होंगी। ठीक है, यानी कि सारे देशों में जो प्रतिनिधि है, जो रूल कर रहे होंगे, वो लोग प्रजा के द्वारा चुने जाएंगे और सोशलिस्ट होंगे वो कंट्रीज़, यानी कि सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका समाज के अंदर बराबर बंटवारा होगा। और वो रिपब्लिक भी होंगी, यानी कि जो उनका हेड है, कंट्री का जो हेड है, वो भी पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होगा। तो यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट प्रिंट जो बनाया इस सीरीज का, वह दिखाता है, जो यहाँ पर फोटो भी आप देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वह बताता है कि जो पीपल ऑफ यूरोप और अमेरिका हैं, इस पेंटिंग के अंदर उन्होंने बताया, जिसमें मैन और वुमेन दोनों ही हैं, यहाँ पर सभी एजेस के लोग हैं, सारे सोशल क्लासेस के लोग हैं, यानी उन्होंने पूरा एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की अवधारणा यहाँ प्रकट की। तो जिसके अंदर के सभी पुरुष और स्त्रियाँ मिलकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, जिसके अंदर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर सारे ही देशों के लोग होंगे और ऑल एजेस पीपल विल बी देयर, यानी 18 अबाउ जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग पीपल हैं, वहाँ से शुरू होकर और सारे ही लोग देश के जितने भी होंगे वो अपने सोशल फॉर्मेशन में योगदान देंगे और सारी ही सोशल क्लासेस इसके अंदर भाग लेंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि सोशल प्रिविलेजेस किसी पर्टिकुलर कास्ट को दी जाए। तो यहाँ पर मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, वो लोग जा रहे हैं एक लंबी यात्रा को चलते हुए और ऑफर कर रहे हैं अपनी होमेज, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और जैसे वो उसके पास से गुजरते हैं, आपको याद है आर्टिस्ट जो है उस समय के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, उन्होंने पर्सोनिफाई किया था क्या कि उन्होंने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के रूप में प्रदर्शित किया था और उसी फीमेल फिगर के सामने से ये लोग अपनी होमेज देते हुए, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जा रहे हैं। यहाँ आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट है, उनके हाथ में, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइनमेंट है और चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है दूसरे हाथ में। तो यहाँ पर ज़मीन पर आप देख रहे हो, सामने फोरग्राउंड पर आप देख रहे हैं कि जो इमेजेस हैं वो शटर्ड पड़ी हुई, वहाँ पर उनकी इमेज आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी चीज़ें शटर्ड पड़ी हुई हैं, वहाँ पर टूटी हुई धूल-धसरित पड़ी हुई हैं और वहाँ पर मलबा बिखरा हुआ है उनका, किस चीज़ का, ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, उन इंस्टीट्यूशंस का जो अब तक चल रहे थे, यानी कि राजतंत्र के विनाश का यहाँ पर प्रतीक दिखाया गया है। तो सोरियो के यूटोपियन विजन में, इस यूटोपियन विजन किसे कहते हैं कि आदर्शवादी कल्पना, जो उस समय तक ग्राउंड पर जो है प्रैक्टिकल में ना लाई जा सकी हो। तो उनका जो एक यूटोपियन विजन है, आदर्शवादी जो कल्पना है, उसमें जो पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं वो ग्रुप एक टुगेदर कर रहे हैं, एक साथ मिलकर वो डिस्टिंक्ट नेशंस को वहाँ पर जो है उसके रूप में उनका एक ग्रुप बन रहा है और ये आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम्स, और वो सारे के सारे जो अपने नेशनल फ्लैग के द्वारा और नेशनल कॉस्ट्यूम के द्वारा सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं
वो इस उसमें आप देखिए इस फिगर में सबसे आगे जो लीडिंग कर रहे हैं, प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं, वो कौन है? वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स। जो उसके आगे से गुजर रहे हैं वो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड की जो राष्ट्रीय पोशाक है, जो नेशनल कॉस्ट्यूम है वहाँ का, उसे पहने हुए वहाँ पे दिख रहे हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और ये लोग इस समय तक नेशन स्टेट के रूप में डेवलप हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी एक नई टर्म आपने देखी, एब्सोल्यूटिस्ट। एब्सोल्यूटिस्ट वह व्यवस्था होती है जहाँ पर एब्सोल्यूट पावर यानी कि पूरी की पूरी पावर्स जो हैं वो एक व्यक्ति के हाथ में, मोनार्क के हाथ में आ जाती हैं, और वहाँ कॉमन पब्लिक को किसी भी तरह की कोई पावर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की नहीं होती है। तो उस व्यवस्था को हम एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है उनको रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर के द्वारा, और इन्होंने जस्ट ये पहुँचे ही हैं स्टैचू के पास, और इनके साथ साथ वहाँ पर आ रहे हैं जर्मनी के लोग जिनके हाथ में ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है। और आश्चर्य की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस समय तक जब ये सोर्यू ये इमेज बना रहे हैं, उस समय तक यहाँ पर जर्मन लोग जो हैं वो जर्मन नेशन अभी एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है यूनाइटेड नेशन के रूप में। देखिए वो कई सारे छोटे छोटे जो है प्रोविंसेस में बटे हुए थे उस समय, और छोटी छोटी डचीज उनके यहाँ पे थी, और यहाँ पर जो फ्लैग दे कैरी इज द एक्सप्रेशन ऑफ देयर लिबरल होप्स। और उनके हाथ में जो झंडा है वो उनकी लिबरल होप्स का, उनकी एक आशावादिता का, एक उदारवादी आशावादिता का प्रतीक है। और यहाँ पर 1848 में वो जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग जो प्रिंसिपलिटीज़ हैं, बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज़ हैं, छोटे छोटे रजवाड़े हैं उनके, उन्हें यूनाइटेड करने की बात वहाँ पर वो सोच रहे हैं। और यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एक होना चाहते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल वहाँ पर आ रहे हैं ऑस्ट्रिया के लोग, और यहाँ किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के लोग, जिसमें किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड के भी लोग वहाँ पर साथ में हैं, आयरलैंड, हंगरी और फिर रशिया के भी लोग आप इसमें देख सकते हैं। फ्रॉम द हेवंस अबाव, और ऊपर आप आसमान के अंदर देख रहे हैं कई सारे लोग हैं वहाँ पर। कौन हैं? जीसस क्राइस्ट हैं उनके, और सेंट्स हैं और एंजल्स हैं, वो इस सारे सीन को देख रहे हैं। दे have been used by the artist to symbolize the fraternity among the nations of the world। उन्होंने पूरी दुनिया के जो राष्ट्र हैं और उन्हें जीसस क्राइस्ट के झंडे के नीचे इकट्ठा होते हुए वहाँ पर दिखाया गया है। उनकी सुपरविजन में ये काम चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, या उनकी जो आस्था और उनकी श्रद्धा है उसके द्वारा उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर वो जो लोग चल रहे हैं, ऐसा दिखाई यहाँ पड़ता है। तो ये चैप्टर है, ये डील करता है विद मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय द सोर्यू। यहाँ पर कई सारी चीज़ों को ये डील कर रहा है, कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, कुछ यहाँ प्रतीक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी जो नेशनलिज्म है ये इमर्ज कर रहा है एक फोर्स के रूप में, विच ब्रॉट अबाउट द स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। और यूरोप के अंदर एक नया चेंज आया जिसने पूरे यूरोप के जो व्यवस्था है उसको बदल कर रख दिया, और जो इसका एंड रिजल्ट रहा वो था नेशन स्टेट। यहाँ पर नेशन स्टेट क्या है इसकी उसको अब अलग से लेंगे, और नेशन स्टेट की इतनी सुंदर व्याख्या यहाँ पे इन्होंने की है कि उसे बहुत अच्छे शब्दों में यदि प्रश्न आता है तो आप वहाँ पर उसे लिख पाओगे, ये निश्चित है। तो देखिए, द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वॉज इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ द यूरोप। यूरोप में क्या होता था, यहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले बहुत सारे जो नेशंस, छोटे छोटे ये मान सकते हैं, उनको जोड़कर एक कोई व्यक्ति जीतकर उन सबको अपनी एक बड़ी एम्पायर क्रिएट करता था, और उसमें मल्टीनेशनल एम्पायर का हम इसे नाम दे सकते हैं। यूरोप के अंदर इस तरह के एम्पायर्स होते थे। जो कंसेप्ट और प्रैक्टिसेस है मॉडर्न स्टेट्स की, जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज करती है सोवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। तो यहाँ पर एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर जो है वो उस पर सोवरेन कंट्रोल होता था सेंट्रलाइज्ड पावर का, उस राजा का। तो हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। लेकिन ये यूरोप के अंदर जो व्यवस्था है कि यहाँ पर एक राजा का एक निश्चित टेरिटरी के अंदर सोवरेन कंट्रोल होता है, यह तो बहुत समय से वहाँ पर चली आ रही व्यवस्था थी यूरोप के अंदर। बट नेशन स्टेट वॉज वन in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop
ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। ये प्रश्न आता है, इसीलिए आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। नेशन स्टेट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी पे आप पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस लिख पाएंगे और इसी कंसेप्ट पे आप जो है अपना कंसेप्ट डेवलप कर पाएंगे। मॉडर्न यूरोप की जो व्यवस्था है या इवन मॉडर्न इंडिया की जो व्यवस्था है वो इन्हीं 2-3 पैराग्राफ्स पर आप बेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर नेशन स्टेट जो है ये एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर केवल बाउंड्रीज निश्चित नहीं होती, जहां पर केवल राजा निश्चित नहीं होता, हेड ऑफ द गवर्नमेंट निश्चित नहीं होता है। यहां पर मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन जो हैं वो एक साथ मिलके अपना नेशन जो है उसको डेवलप करते हैं। और यहाँ पर सिटीजन सारे डिसीजन नहीं लेता है, यहाँ पर लोग एक कॉमन आइडेंटिटी फाइंड आउट करते हैं और अपनी शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट, जिसमें उनके जो पुरखे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, जिन लोगों ने मिलकर एक राष्ट्र को बनाने में अपना योगदान दिया है, वो सब लोग मिलकर एक साथ आते हैं। और यहाँ पर कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल। ये कोई ऐसी कॉमननेस नहीं है जो अनंत काल से अपने आप ही चली आ रही है, ऐसी कॉमननेस की यहाँ बात नहीं हो रही है। कॉमननेस वह है, एक समानता वह है जिसे पूर्वजों ने मिलकर अपनी स्ट्रगल्स से बनाया है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, अपने लीडर्स के एक्शन के द्वारा और कॉमन पीपल्स के एक्शन के द्वारा यह देश बना है। Thus, this chapter will look into the diverse processes through which the nation state and the nationalism came into being in the 19th century Europe। तो इस चैप्टर के अंदर हम कई सारे तरीकों से देखेंगे, अलग अलग राष्ट्रों में देखेंगे हम कि किस तरह से राष्ट्र डेवलप हुए, नेशन स्टेट्स डेवलप हुए। जर्मनी का राज्य हम डेवलप होता हुआ देखेंगे, यहाँ इटली का राज्य हम डेवलप होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर सेंट्रल जो एशिया, सेंट्रल जो यूरोप है उसकी क्या कंडीशन थी वह भी देखेंगे। और इस चैप्टर में हमें मालूम चलेगा कि किस तरह से मॉडर्न वर्ल्ड की जो है पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुई। लेकिन दोबारा से हम यहाँ पर एक छोटा सा देखते हैं। सोर्स ए देखिए आप यहाँ पर इसी पेज पर, पेज नंबर 4 पर। अर्नेस्ट रेनान कहते हैं व्हाट इज ए नेशन। इन्होंने एक निबंध लिखा यहाँ पर, अपने एक लेक्चर में उन्होंने डिलीवर किया यूनिवर्सिटी ऑफ सबॉन की यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर 1882 में उन्होंने एक लेक्चर दिया। फ्रेंच फिलोसोफर थे अर्नेस्ट रेनान। इन्होंने आउटलाइन किया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द नेशन इज, व्हाट मेक्स ए नेशन, नेशन कैसे बनता कैसे है नेशन। तो यहाँ पर उन्होंने बताया अपने लेक्चर में, जो बाद में जो छपा भी गया, उसको पब्लिश भी किया गया, जिसका नाम था क्वेस्ट सेक्वेन नेशन, यानी व्हाट इज ए नेशन। तो इन दिस एशे, उसका जो लेक्चर था उसे एक एशे के रूप में छापा गया। और यहाँ पर रेनान जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं उस नेशन को, जो सजेस्ट करता है कि नेशन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी, के राष्ट्र का निर्माण एक समान लैंग्वेज के द्वारा होता है या एक समान प्रजाति के लोग मिलकर एक नेशन का डेवलपमेंट करते हैं, या एक समान रिलीजन सबका होगा उस देश के अंदर तो उसे देश कहेंगे, या एक समान टेरिटरी के लोग मिलकर सारे एक नेशन को फॉर्म करेंगे। तो राष्ट्र है क्या, इसका ये जो अवधारणा है ये इसका विरोध करते हैं रेनान। ये कहते हैं कि हाँ ये सब तो हो सकता है या नहीं भी। वो कहते हैं कि नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडेवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशंस। वो कहते हैं मिलकर एंडेवर किया हो, मिलकर उद्यम किया हो, पूर्वजों ने बहुत सारी सेक्रीफाइस दी हो और अपना एक डिवोशन, अपना समर्पण अपने राज्य के प्रति दिया हो, हीरोइक पास्ट हो, उन सब का एक समान हीरोइक पास्ट, मतलब उनके पूर्वजों ने ऐसे हीरोइक डीड्स किए हों, ग्रेट मैन, जिसमें महान महान लोग थे, ग्लोरी थी, उनके राष्ट्र की एक महानता की बात थी। दिस इज अ सोशल कैपिटल, ये एक ऐसी, और हाँ एक नेशन जो है वो एक सोशल कैपिटल है, जो एक हिस्ट्री है हमारी वो हमारी सोशल कैपिटल है। और ख़ास बात ये है कि इंडियंस का जो हमारा नेशनल हिस्ट्री है, जो एक्चुअली हमारे महान लोगों ने जो काम किए हैं, हमारे महान लोगों को जो जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए था, उस हिस्ट्री को निश्चित रूप से यहाँ पर जो है छिपाया गया है, हमसे हटा दिया गया है। एनसीईआरटी में उसे स्थान मिलना ही मिलना चाहिए। जो हमारे पूर्वज जिन लोगों ने महान काम किए थे अपने देश को बनाने के लिए, उन सभी महान लोगों की गाथाएं हमें मालूम होनी चाहिए, उन सभी लोगों के महान कर्तव्य हमें मालूम होने चाहिए कि क्या उन्होंने किया था इस देश को बनाने के लिए। जहाँ से भारत का नाम चला है, भरत से लेकर वहाँ से शांतनु और सारे राजा जितने लोगों ने मिलकर हमारा देश बनाया है, उन सभी लोगों का इतिहास हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसी पर एक नेशन की आइडिया डेवलप होती है। यूरोप के बारे में रेनान बता रहे हैं। तो यहाँ पर टू हैव ए कॉमन ग्लोरियस
ग्लोरीज इन द पास्ट टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट। और हाँ, केवल पास्ट में अच्छे अच्छे काम किए हों, आज साथ मिलकर रहना चाहिए, बहुत उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए, उनके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए एक साथ मिलकर आगे चलने की प्रेजेंट में। और टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड टुगेदर, कि उन्होंने महान कार्य किए हैं और आगे भी वो करेंगे। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम हम करें, महानता का एक ऐसा स्वर्णिम व्यवस्था हम क्रिएट करें। दीज आर असेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पॉपी। और ये महानता की जो अवधारणा है, ये एक राष्ट्र होने की एक ज़रूरत है। तो एक नेशन जो है वो निश्चित रूप से एक लार्ज स्केल सॉलिडैरिटी है, एक बड़े स्तर पर एक समानता की, बंधुत्व की भावना है, जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो डेली प्लेबिसाइट के अंदर, यानी कि रोजमर्रा के जो हमारे निर्णय हैं शासन प्रशासन के, उसके अंदर झलकना चाहिए। एक प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट, और एक प्रोविंस जो होती है, एक छोटी सी जो एक प्रोविंस है, वो उसके निवासी ही तो हैं। एक राज्य जो है वो है क्या, अपने निवासी ही तो हैं। इफ एनीवन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड, यदि किसी को भी कंसल्ट किया जाना है कि हम क्या डिसीजन लें, तो वो हैं इसके इनहेबिटेंट्स, यानी उसके निवासी। ए नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन अनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। कभी भी एक नेशन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे देश के ऊपर कब्जा करे या उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने का प्रयास करे उसकी इच्छा के खिलाफ। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टेंस है एक नेशन का, वह निश्चित रूप से एक अच्छी चीज़ है, ए नेसेसरी इवन, और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है वो गारंटी है लिबर्टी की, वो अपने आप में स्वतंत्रता की एक गारंटी है। यदि वहाँ नेशन है तो सबकी स्वतंत्रता सुनिश्चित रहेगी, वो दूसरे की स्वतंत्रता पर कभी भी कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे। विच, और यहाँ पर विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैज़ ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। और ये स्वतंत्रता छीन जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोगों की इच्छा की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी यदि पूरी दुनिया का एक मास्टर हो जाएगा। तो फिर तो लोगों की इच्छा का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से राष्ट्र की अवधारणा उन्होंने बताई कि राष्ट्र है क्या, राष्ट्र है जनमत, राष्ट्र है जनता का एक कॉमन इतिहास, राष्ट्र है जनता की एक कॉमन, एक साथ चलने की इच्छा शक्ति। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र है एक भविष्य में आगे बढ़ने की एक संभावना। तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था बताई। प्लेबिसाइट क्या होता है भाई, प्लेबिसाइट माने होता है जनमत। जनमत एक डायरेक्ट वोट होता है जिसके अंदर के सभी लोग जो हैं वो एक रीजन के, उन्हें कहा जाता है कि आप एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें किसी प्रपोजल को। और यहाँ पर वो कहना चाह रहे थे क्या, अर्नेस्ट रेनान कहना चाह रहे थे कि इस जनमत में यदि हम किसी से डिसीजन करेंगे तो वह हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना है, तो वह है हमारी जनता। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन समाप्त होता है इस चैप्टर का। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वॉल्यूम में देखेंगे। थैंक यू।